मिलकर सिया और समर्थ को इस ओर सिया और समर्थ दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। दूसरी ओर राणावत और तेज प्रताप मिलकर सिया और समर्थ को अलग करने की साजिश कर रहे थे। उन लोगों ने केशु को घायल कर दिया था। अगली सुबह राठौड़ हवेली में। ये सुबह समर्थ और सिया के लिए पहली सबसे प्यारी सुबह थी। समर्थ सिया के कमर पर सिर रखकर सो रहा था। समर्थ ने सिया की दोनों कलाइयां पकड़ रखी थी। खिड़की से धूप सिया के चेहरे पर पड़ने लगी तो सिया ने कसमसाते हुए नींद में कहा, खिड़की बंद कीजिए, धूप आ रही है। समर्थ ने भी नींद में सिया को जवाब दिया, चतुरी सोने दे। सिया ने आंखें खोली पर धूप की वजह से फिर आंखें बंद हो गई। सिया ने कसमसाते हुए कहा, उठिए, मुझे छोड़िए। समर्थ ने नींद में उसकी कलाई जोर से दबाते हुए कहा, नहीं चतुरी। सिया ने कहा, देखिए सुबह हो गई है और घर में शादी है तो मुझे बहुत काम करना है, मुझे छोड़िए, मुझे जाना है। समर्थ ने सिया को बाहों में भरकर जवाब देते हुए कहा, घर में घनी लुगाइयां हैं, वो सब सारा काम कर लेगी, तू चुपचाप सो जा और मने भी सोने दे। सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, आज मेहंदी है, घर में बहुत ज्यादा काम है, मैं इस घर की बींदनी हूँ और मेरे होते हुए मेरी तीनों सासू माँ काम करेंगी, ये मेरे लिए शर्म की बात है, मुझे छोड़िए, मुझे नहाने जाना है। सिया के ऐसे बार बार कहने पर समर्थ नींद से उठा और बिगड़ते हुए बोला, तू घनी बुरी है चतुरी, मारी एक बात भी नहीं मानती है तू। सिया ने उसे समझाते हुए कहा, देखिए 2 दिन की बात है, 2 दिन का इंतजार कर लीजिए प्लीज। सिया के इतना बोलते ही समर्थ ने सिया को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। समर्थ के ऐसा करते ही सिया चौंकते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? समर्थ ने सिया के होठों पर उंगली रखते हुए कहा, चुप। सिया चुप हो गई। समर्थ ने रोमांटिक अंदाज में कहा, मैं 2 दिन का इंतजार तो कर लूंगा, पर सुहागरात वाली रात को तुम्हारे से जरा सा भी इंतजार नहीं होगा। समर्थ की बात सुनकर सिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो शर्माते हुए बेड से उतरी और अलमारी से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में चली गई। सिया ने वॉशरूम का दरवाजा बंद कर लिया। बेड पर बैठा समर्थ उसे ये सब करते देखकर मुस्कुरा रहा था। उसका मन सिया को परेशान करने को बेचैन हो रहा था। इसलिए समर्थ ने वॉशरूम के दरवाजे के पास जाकर कहा, थारे को 2 दिन म्हारे से जितना भागना है भाग ले चतुरी, उसके बाद तने भागने नहीं दूंगा। वॉशरूम से सिया ने अपनी शर्म कंट्रोल करते हुए जवाब दी, आप मुझे नहाने देंगे या नहीं? अब क्या आप मेरे साथ नहाने के बाद मानेंगे? उसकी बात सुनकर समर्थ के फेस पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, थारा ये आइडिया अच्छा है चतुरी, दरवाजा खोल, मने भी अंदर आन दे, हम दोनों साथ में नहाएंगे। समर्थ वॉशरूम के दरवाजे को खटखटाने लगा। सिया को समर्थ की बात सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने झल्लाते हुए कहा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, आप जाइए, मुझे नहाने दीजिए, क्यों तंग कर रहे हैं? समर्थ ने फिर से दरवाजा खटखटाते हुए कहा, तंग तो मैंने थारे को अभी किया ही ना है, 2 दिन रुक जा, अच्छी तरह तंग करूंगा थारे को। समर्थ की बात सुनकर सिया ने रुंधे स्वर में कहा, प्लीज जाइए ना। उसकी बात सुनकर समर्थ मुस्कुराने लगा कि तभी एक नौकर वहां आया और आते ही दरवाजे के पास से बोला, क्षमा करनी ठाकुर सा। समर्थ नौकर की बात सुनकर दरवाजे के पास गया। नौकर ने कहा, ठाकुर सा आपको हुकुम सा ने बुलाया है। समर्थ ने कहा, ठीक है चल। समर्थ नौकर के साथ वहां से चला गया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही उसने अपनी मुस्कान छुपा ली और समर्थ सीरियस हो गया। एक तरफ हवेली में मेहंदी की तैयारियां चल रही थी तो वही सिया भी मेहंदी के लिए तैयार होकर नीचे आ गई। सिया ने डार्क ग्रीन राजस्थानी घाघरा चोली पहन रखा था। आज सभी औरतें हरे रंग के राजस्थानी घाघरा चोली पहनकर काम कर रही थी। सिया के हाथ में उसका फोन था, जिसे देखकर उसने मन में कहा, कल रात केशु ने मुझे इतनी बार कॉल किया, पता नहीं क्या बात होगी, और अब फोन भी नहीं उठा रहा। सिया ने केशु को फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। सिया ने मन में खुद से कहा, ये लड़का भी ना
पता नहीं क्या कर रहा होगा। अब उसे मिलने भी नहीं जा सकती। हे राम जी, वो राणावत के खिलाफ सबूत ढूंढ रहा था, उसकी रक्षा करना। राणावत के घर में केशु को ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। उसके कमरे में एक डॉक्टर और नर्स थी। उसे दरवाजे से राणावत और तेज प्रताप देख रहे थे। राणावत ने कहा, इसे तो पकड़ लिया, पर क्या इसके लिए समर्थ की लुगाई समर्थ को छोड़ेगी? तेज प्रताप ने राणावत को जवाब देते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता राणावत राजकुमारी सिया अपनों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। राणावत ने उसकी बात पर शंका करते हुए कहा, ये तो उसका दोस्त है, इसके लिए वो इतना बड़ा फैसला नहीं करेगी। ऊपर से ये पुलिस वाला है, इसकी वजह से हम दोनों को जेल जाना पड़ सकता है। उसके किसी करीबी को चारा बनाना होगा उस शेरनी को पकड़ने के लिए। राणावत की बात सुनकर तेज प्रताप ने आंखें छोटी करके कहा, राजकुमारी सिया के सभी करीबी लंदन में हैं। उसको मजबूर करने के लिए अब क्या वहां से उन लोगों को लेकर आओगे? उसकी बात नकारते हुए राणावत ने कहा, वहां से नहीं, पर यहां से तो ला सकते हैं। तेज प्रताप ने झट से कहा, राठौड़ परिवार का ऐसा कौन सा सदस्य है जो राजकुमारी सिया के इतने करीब है कि वो उसके लिए समर्थ को छोड़ देगी? राणावत तेज प्रताप को उसकी बात का जवाब देने लगा। दूसरी ओर राठौड़ हवेली में सिया एक कोने में खड़ी केशु के लिए परेशान हो रही थी। उधर घर के हॉल में सब मर्द बैठे हुए थे। रूही सिया को देखकर उसके पास आई और बोली, अरे जीजी, आप यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हैं? चलिए मेरे साथ, मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ। सिया असमंजस के साथ बोली, किससे मिलवाना है रूही? रूही ने झट से कहा, चलिए तो बताती हूँ। रूही सिया को हॉल में लेकर आई और सब मर्दों से कुछ दूर खड़ी होकर एक अनजान शख्स की ओर इशारा करते हुए बोली, जीजी पहचानिए तो, वो कौन है? सिया उस शख्स को ध्यान से देखने लगी। सिया उस शख्स की ओर कदम बढ़ाने लगी। उस शख्स की नजर भी सिया पर पड़ी तो वो मुस्कुराते हुए बोला, खम्मा घड़ी। सिया उसके बगल में बैठे समर्थ की ओर देखने लगी। दोनों के फेशियल फीचर्स कुछ कुछ मिल रहे थे। वो उस शख्स को गौर से देख रही थी। सिया को देखकर सब मर्द मुस्कुरा रहे थे। पृथ्वी ने सिया को देखते हुए पूछा, पहचाना या नहीं बींदनी, कि मैं बताऊं कि ये कौन है? सिया ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं ताऊसा, मैं पहचान गई कि ये कौन है। उस शख्स ने खड़े होकर हाथ बांधते हुए पूछा, अगर आप मुझे पहचान गई हैं तो बताइए कि मैं कौन हूँ। सिया ने जवाब देते हुए कहा, आपको तो नागौर का बच्चा बच्चा पहचानता होगा, भला ठाकुर वंश सिंह राठौड़ को कौन नहीं पहचानेगा। सिया की बात सुनकर सभी मर्द मुस्कुराने लगे, पर वंश चौंक गया। वंश ने ताली बजाते हुए कहा, इम्प्रेसिव भाभी साहब, समर्थ भाई साहब आपके बारे में सही बोलते हैं, आप सच में बहुत चतुर हो। वंश की बात सुनकर सभी मर्द हंसने लगे। सिया ने समर्थ की ओर देखते हुए कहा, तो आपके सामने भी मेरी तारीफ कर दी इन्होंने वंश भाई साहब। हाँ, मैं बहुत चतुर हूँ। सिया मुंह बनाते हुए वहाँ से काम करने चली गई। सभी मर्द फिर से हंसने लगे। वंश ने ये सब देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये सब देखकर मेरा मन खुश हो गया, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। वंश अपने परिवार में चल रहे टेंशन के कारण घर वापस नहीं आना चाहता था, लेकिन अब अपने परिवार को खुश देखकर उसने फैसला कर लिया था कि वो यहीं रहेगा। वो बहुत खुश था। शाम के समय हवेली में आस पड़ोस की औरतें आ चुकी थी। सभी मुखिया परिवार भी हवेली में आ गए थे। मेहंदी लगाने वाली औरतें सभी औरतों को मेहंदी लगा रही थी। आधे मर्द अपने अपने कामों में लगे थे और आधे हॉल में बैठे गप्पे मार रहे थे। सिया एक तरफ खड़ी हुई थी और केशु को फोन लगाने का ट्राई कर रही थी कि तभी रेवती ने दूर से उसे आवाज दी, बींदनी, तुम वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? यहाँ मेहंदी लगवा। सिया ने हाँ में सिर हिलाया और रूही के पास जाकर बैठ गई। सिया भी मेहंदी लगवाने लगी। सिया का ध्यान नहीं था कि उसकी कमर दिख रही थी और उस पर समर्थ के प्यार की निशानी भी दिख रही थी। अचानक से रूही का ध्यान सिया की मेहंदी पर गया तो उसने चहकते हुए कहा, जीजी, आपकी मेहंदी तो बहुत ही खूबसूरत है, आप अपने हाथ में बाजू तक मेहंदी लगवाना। ऐसा बोलते हुए रूही की नजर सिया की कमर पर गई तो वो निशान की ओर इशारा करते हुए बोली, जीजी, आपकी कमर पर वो निशान कैसा है? रूही की बात सुनकर सिया ने असमंजस से पूछा, कौन सा निशान रूही? रूही ने इशारा किया तो सिया ने अपनी कमर पर निशान देखा, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई।
रूही ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा। क्या आपको किसी कीड़े ने काटा है जीजी? कौन से कीड़े ने काटा है आपको जीजी? सिया ने रूही की बात सुनकर मन में कहा, अब तुम्हें कैसे बताऊं रूही कि मुझे किस कीड़े ने काटा है। रूही ने ये निशान देख लिया है, मतलब और कोई भी ये निशान देख सकता है। अगर मीना ने ये निशान देख लिया तो वो मुझे फिर से छेड़ेगी। यहाँ पर इतनी सारी औरतें हैं, मुझे सबके बीच शर्मिंदा होना पड़ेगा। इससे पहले ये निशान कोई और देखे, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सिया ने देखा उसकी आधी मेहंदी लग चुकी थी। सिया ने कहा, अब बस इतना बहुत है, मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। सिया आधी अधूरी मेहंदी लगवाकर वहाँ से अपने कमरे की ओर दौड़ गई। रूही ने उसे जाते हुए देखकर मन में कहा, लगता है जीजी दवाई लगाने गई है। सिया कमरे में आई तो समर्थ सोफे पर बैठा एक फाइल पढ़ रहा था। सिया पढ़ते हुए कमरे में आई तो समर्थ का ध्यान उसकी ओर गया। समर्थ ने सवाल किया, थारे को क्या हुआ? ये बंदरों की तरह उछल कूद क्यों कर रही हो? सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, आप हमेशा मेरा नामकरण क्यों करते रहते हो? आपके पास कोई और काम नहीं है क्या? समर्थ ने सिया को फाइल दिखाते हुए कहा, मैं काम ही कर रहा हूँ, तू अपना काम बता। सिया को बताने में शर्म आ रही थी, इसलिए वो हिचकिचाते हुए बोली, मेरी कमर से दुपट्टा हटाकर देख लीजिए, खुद पता चल जाएगा कि क्या काम है। सिया की बात सुनकर समर्थ असमंजस से बोला, तू मने मौका दे रही है के? सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, इसलिए आपको बोल रही हूँ। आप दुपट्टा हटाइए, सब पता चल जाएगा आपको। समर्थ ने सिया के कमर से दुपट्टा हटाकर निशान देखा और उसने असमंजस में पूछा, तो क्या हुआ? सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, ये निशान आज सब देख लेते तो क्या होता? मीना को पता चल जाता तो वो मुझे सबके सामने छेड़ती। समर्थ उसकी बात ध्यान से सुनने लगा। सिया ने बच्चों की तरह शिकायत करते हुए कहा, बहुत मुश्किल से भागकर आई हूँ, मैंने अपनी मेहंदी भी पूरी नहीं लगवाई। समर्थ ने कहा, अरे तो तू इसलिए भागकर आई है? तू मीना की सास है या मीना थारी सास है? तू उससे डरती है, जबकि उसको थारे से डरना चाहिए। सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, आपको सास बहू की पड़ी है, इस निशान का कुछ कीजिए, किसी ने देख लिया तो। समर्थ ने सिया के करीब आते हुए कहा, करता हूँ इसका इलाज। सिया समर्थ की आंखों में देखते हुए बोली, आप मुझसे एक दिन भी दूर नहीं रह सकते क्या? समर्थ ने सिया के चेहरे को सहलाते हुए कहा, जिस मर्द की इतनी खूबसूरत लुगाई हो, वो अपनी लुगाई से कैसे दूर रह सकता है? और म्हारी लुगाई तो म्हारी चांद कवर है, मैं थारे से दूर कैसे रह सकता हूँ? क्या राणावत और तेज प्रताप सिया और समर्थ को अलग करने में कामयाब हो पाएंगे? क्या सिया से दूर रह पाएगा समर्थ? जानने के लिए सुनते रहिए म्हारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पकाई हुई उन सबको देख रही थी। सिया के पीछे पीछे समर्थ रसोई से निकला, जिस पर गंगा की नजर पड़ी तो वो स्माइल करते हुए बोली, जीजी, बींदनी ने अपने आप हल्दी नहीं लगाई है, ये सब तो हमारे छोरे का काम है। सब ने हल्दी में रंगे समर्थ को देखा तो वो सब हंसने लगी। सिया ने शर्माते हुए कहा, ये लीजिए ताईसा, हल्दी और गुलाब जल, मैं अभी नहाकर आती हूँ। सिया को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, इसीलिए वो हल्दी और गुलाब जल वही रखकर अपने कमरे में भाग गई। सिया ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये भी ना बिल्कुल बच्चों जैसे हैं। पुष्कर भाईसा की हल्दी की आड़ में मुझे छूने के बहाने हल्दी से लथपथ कर दिया। सिया ने पीला घाघरा चोली पहन रखा था, उसके चेहरे, गर्दन, हाथ और कमर पर हल्दी लगी हुई थी। सिया वॉशरूम की ओर जाने लगी कि तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। सिया ने उस ओर देखते हुए कहा, देखिए, छोड़िए मुझे, पहले ही आपके चक्कर में मुझे इतने सारे लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है, अब मुझे नहाना है। तो मुझे जाने दीजिए, मुझे नहाकर ये हल्दी साफ करनी है। सिया ने इतना ही कहा कि तभी समर्थ ने सिया को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। हल्दी तो मने भी लगी है, मने भी हल्दी साफ करनी है, चल हमारे साथ, दोनों एक साथ नहा लेंगे। समर्थ ने इतना कहा और सिया को गोद में उठाकर वॉशरूम में चला गया।
दूसरी ओर हवेली के बाहर गार्डन में रूही और त्रेता सज धज कर घूम रही थी। दोनों अपने अपने फोन से पिक क्लिक कर रही थी कि तभी त्रेता को किसी का फोन आ गया और वो रूही से बोली, रूही, मुझे विराज भाई सा का फोन आ रहा है, मैं उनसे बात करके आती हूँ, फिर हम साथ में पिक क्लिक करेंगे। रूही ने हाँ में सिर हिलाया और वो अकेले ही अपनी पिक क्लिक करने लगी। रूही गार्डन में अकेली थी। तभी एक पेड़ के पीछे से कुछ आदमी निकले और रूही को बेहोश करके वहां से ले गए। नेत्रा फोन पर बात करके वापस आई तो वहां पर रूही को ना देखकर खुद से बोली, ये रूही कहाँ गई? लगता है कि अंदर चली गई। मुझे भी अंदर जाना चाहिए, बारात में शामिल होने का टाइम लगभग हो गया है। लेट हुई तो माँ सा मुझे डांटेंगी। ये कहकर नेत्रा हवेली के अंदर चली गई। अंदर सब लोग काम में व्यस्त थे, जिस वजह से किसी का भी ध्यान रूही के गायब होने की ओर नहीं गया। सभी घरवाले अपने काम में लगे हुए थे और कुछ लोग तैयार हो रहे थे। सिया भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। सिया ने लाल रंग का घाघरा चोली पहना हुआ था और वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने पूरा साज श्रृंगार कर लिया था। वो अपने फोन को देखकर मन में बातें कर रही थी। सिया ने अपने मन में कहा, ये केशु भी ना बहुत बड़ा डफर है। 2 दिन से फोन बंद करके बैठा हुआ है, मुझे एक बार कांटेक्ट भी नहीं किया। कहीं वो किसी मुसीबत पे तो नहीं फंस गया है? हे राम जी, वो ठीक तो होगा ना? सिया ऐसे ही बड़बड़ा रही थी कि तभी समर्थ उसके पीछे से आया और उसका फोन छीन लिया। सिया झट से समर्थ की ओर मुड़ी और बोली, मेरा फोन दीजिए। समर्थ ने मना करते हुए कहा, नहीं, आज तने थारा फोन तब तक ना मिलेगा जब मैं इसको अच्छी तरह चेक ना कर लूं। अभी थारे फोन से थारे सभी भाई बंधुओं का पता चल जाएगा। समर्थ की बात सुनकर सिया की आंखें बड़ी हो गई और वो समर्थ की ओर जाते हुए बोली, मुझे फोन दीजिए। समर्थ फोन लेकर भागने लगा और वो सिया से बोला, इसमें तो लॉक लगा है, अभी खोलता हूँ। समर्थ फोन लेकर सिया से बचते हुए इधर उधर भाग रहा था। सिया एक ही बात दोहराते हुए उसके पीछे अपना फोन छीनने के लिए भाग रही थी। सिया फिर बोली, मेरा फोन दीजिए। ये सब चल ही रहा था कि तभी सिया अपने फोन को झपटने के लिए कूदी और समर्थ के साथ बेड पर गिर गई। अचानक गिरने से दोनों के बाहर से पलंग टूट गया। सिया समर्थ के सीने पर गिरी थी। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि एक दूसरे की आंखों में खो गए। समर्थ ने सिया को कमर से पकड़कर अपनी बाहों में भरते हुए कहा, ए चतुरी, तू घड़ी खूबसूरत है, थारा ये रूप देखकर हमारा मन नहीं भरता। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ये रूप और मैं आपकी ही हूँ, मैं आपको छोड़कर कहाँ भाग जाऊंगी। आप मेरे लिए इतने पॉजिटिव मत हुआ कीजिए। समर्थ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तू अगर भाग भी गई तो भी मैं तने ढूंढ ही लूंगा, चाहे तो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जाए, मैं तने कहीं से भी ढूंढ लूंगा और फिर तने पूरी रात सजा दूंगा। सिया ने समर्थ के सीने पर हाथ रखते हुए कहा, आपको मुझे जो सजा देनी है दे देना, मुझे सब मंजूर है। समर्थ ने सिया के लाल होठों को देखते हुए कहा, थारे को एक सजा तो अभी दे देता हूँ, थारे होठों को छूकर। समर्थ की बात सुनकर सिया ब्लश करने लगी। जैसे ही समर्थ सिया को किस करने वाला था कि तभी दरवाजे से वंश की आवाज आई। वाओ, यहाँ तो पलंग तोड़ रोमांस चल रहा है। वंश की आवाज सुनकर सिया झट से समर्थ से दूर हो गई। वंश ने समर्थ को देखते हुए कहा, वाओ भाई साहब, इतना प्यार करते हैं भाभी सा से कि आपने तो पलंग ही तोड़ दिया। सिया डरी हुई थी कि पता नहीं अब वंश क्या करेगा। समर्थ भी अपनी जगह से उठा और उसने वंश को घूरते हुए कहा, बेशरम, अपने भाभी सा के सामने अपने बड़े भाई सा से ऐसे बातें कर रहा है, थारे को तो आज मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। समर्थ वंश की ओर गुस्से से बढ़ा तो वंश ने बचने के लिए समर्थ को धमकी देते हुए कहा, भाई सा, आपने मुझे कुछ भी किया तो मैं सबको बता दूंगा कि आपने पलंग तोड़ किया है। सिया वंश की बात सुनकर झट से बोली, अरे भाई सा, ये आप क्या बोल रहे हैं? प्लीज ये सब आप किसी को मत बताना, सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उसकी बात सुनकर वंश ने झट से कहा, कोई कुछ नहीं सोचेगा, आप पर तो मैं आंच भी नहीं आने दूंगा। आप मेरे साथ चलिए, हम दोनों ताऊसा से भाईसा की शिकायत करेंगे। वंश सिया के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा तो समर्थ ने झट से सिया का हाथ पकड़ लिया। समर्थ ने सिया को रोकते हुए कहा, ये म्हारी लुगाई है, ये कहीं भी ना जावेगी। वंश ने सिया को अपनी ओर खींचते हुए कहा, ये मेरी भाभी सा है, ये मेरे साथ जाएंगी।
इस तरह सिया को वंश और समर्थ अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। सिया उन दोनों की हरकतों से थक गई और उनसे अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, बस बहुत हो गया, आप दोनों आपस में लड़िए, मुझे छोड़िए। सिया अपना फोन लेकर बाहर चली गई। उसके जाते ही समर्थ और वंश हंसने लगे। सिया उन दोनों की आवाज सुनकर दरवाजे से छिपकर उन्हें देखने लगी। वंश ने हंसते हुए कहा, देखा भाई साहब, आपकी चतुरी को मैंने कैसे बेवकूफ बना दिया। समर्थ ने उसके कान खींचते हुए कहा, तू ना कभी नहीं सुधरेगा। थारी भाभी सा को लग रहा होगा हम दोनों सच में लड़ रहे होंगे। आज वो पहली बार बेवकूफ बनी है। उन दोनों को देखकर सिया ने मन में कहा, ये दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे थे। सिया वैसे खड़ी हुई थी कि तभी उसके पीछे से पृथ्वी की आवाज आई, बींदड़ी तू अठे क्या कर रही है। आवाज सुनकर सिया झट से पलटी तो उसकी नजर अपने सामने खड़े पृथ्वी पर पड़ी। पृथ्वी को देखकर सिया ने कुछ सोच विचार किया तो उसे एक शैतानी सूझी और उसने पृथ्वी को जवाब देते हुए कहा, वो मैं समर्थ जी को देख रही थी। समर्थ जी ने वंश भाईसा के साथ मिलकर हमारे कमरे का पलंग तोड़ दिया। सिया की बात सुनकर पृथ्वी ने हैरानी से कहा, ये समर्थ और वंश ने पलंग तोड़ दिया। सिया ने कहा, हाँ ताऊसा, दोनों ने लड़ते लड़ते पलंग तोड़ दिया और अब देखिए दोनों हंस रहे हैं। सिया ने अपने कमरे के अंदर की ओर इशारा किया तो पृथ्वी ने झट से उस ओर देखा। पृथ्वी की नजर पहले टूटे हुए पलंग पर पड़ी और फिर पलंग के पास खड़े समर्थ और वंश पर पड़ी। पृथ्वी ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, बेशर्मो, ये तुम दोनों ने क्या किया है। पृथ्वी की आवाज सुनकर समर्थ और वंश ने दरवाजे की ओर देखा जहां पृथ्वी गुस्से में खड़ा उनको घूर रहा था। पृथ्वी को देखकर दोनों की बोलती बंद हो गई। उनको देखकर सिया पृथ्वी के पीछे खड़ी मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। वही राणावत के घर में बेहोश रूही एक कमरे में पड़ी हुई थी। राणावत उसे देखकर फूला नहीं समा रहा था। तेज प्रताप ने रूही को देखते हुए सवाल किया, राणावत, क्या राजकुमारी सिया इसके लिए हमारी बात मानेगी। राणावत ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, कुछ ही दिनों में समर्थ की लुगाई ने अपनी बहुत सहेलियां बना ली है यहाँ पर, जिनके लिए वो कुछ भी कर सकती है। उन्हीं में से एक ये माधव की छोरी है। इसके लिए तो उसने मेरे आदमियों के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। क्या रूही के लिए सिया छोड़ देगी समर्थ को? क्या फैसला लेगी सिया? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सिया को मजबूर करने के लिए राणावत के आदमियों ने रूही को किडनैप कर लिया था। अपने बेटे पुष्कर की शादी की तैयारियों में राठौड़ परिवार को इस बात की भनक भी नहीं लग पाई थी। दूसरी तरफ समर्थ सिया के साथ रोमांस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था। इसी चक्कर में उसने अपना पलंग तोड़ दिया था। पर तभी वहाँ वंश आ गया। सिया ने बड़ी चालाकी से वंश और समर्थ पर पलंग के टूटने का सारा इल्जाम लगा दिया। पृथ्वी ने समर्थ और वंश को गुस्से में देखकर पूछा, अब बोलती बंद क्यों हो गई तुम दोनों की? बोलो, क्यों तोड़ा ये पलंग? पृथ्वी का सवाल सुनकर समर्थ और वंश दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनको देखकर पृथ्वी ने बिगड़ते हुए कहा, एक दूसरे का मुंह के देख रहे हो? छोटे बच्चे हो के तुम दोनों? ये सब करते शर्म ना आई तुम दोनों को? पृथ्वी को ऐसे समर्थ और वंश पर बिगड़ते हुए देखकर उसके पीछे खड़ी सिया को हंसी आ रही थी। समर्थ और वंश पृथ्वी के सामने नजरें झुकाकर खड़े हुए थे। पृथ्वी ने डांटते हुए कहा, तुम दोनों ने ये सब करके कौन सी जंग जीत ली थी जो खुशी मना रहे थे? और वंश, तूने आते ही शरारतें शुरू कर दी अपने भाईसा के साथ मिलकर। अब समर्थ और वंश को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो दोनों अपनी सफाई देने लगे। सबसे पहले समर्थ ने कहा, ताऊसा, हम दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आप सोच रहे हैं। समर्थ की बात में हामी भरते हुए वंश ने कहा, हाँ ताऊसा, हम दोनों ने ये पलंग नहीं तोड़ा और मैं तो जब यहाँ आया तो ये टूट चुका था। ये भाभी सा। इतना कहकर वो चुप हो गया। हाँ, ये चतुरी का काम है ताऊसा, बंदरों की तरह उछल कूद कर रही थी इस पर। समर्थ ने वंश की बात पूरी करते हुए कहा और सारा इल्जाम सिया पर डाल दिया। जब सिया ने ये सब सुना तो वो पृथ्वी के पीछे से उनके सामने आई और उसने उन दोनों की बात नकारते हुए कहा, नहीं ताऊसा, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं।
मैं तो तैयार होकर कमरे से बाहर चली गई थी। सिया की बात सुनकर समर्थ ने उसे आंखें छोटी करके देखते हुए कहा, चतुरी? वंश उसकी बात सुनकर धीमे से बोला, ये तो सच में बहुत चतुर है भाई साहब। पृथ्वी ने उन दोनों पर बिगड़ते हुए कहा, झूठ बोलते हुए तुम दोनों को शर्म नहीं आती के? बींदनी तो कमरे के बाहर थी, कमरे में तुम दोनों अकेले थे। तुम्हारी बींदनी पर झूठा इल्जाम लगाया तो तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगा। पृथ्वी की बात सुनकर समर्थ और वंश चुप हो गए, लेकिन दोनों को सिया पर गुस्सा आ रहा था और सिया तो मन ही मन हंस रही थी। पृथ्वी समर्थ और वंश को डांट ही रहा था कि तभी उसके पीछे से रेवती की आवाज आई, अरे क्या हुआ आपको? पृथ्वी ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पर माधव और रेवती खड़े थे। उन दोनों को देखकर पृथ्वी ने समर्थ और वंश की शिकायत करते हुए कहा, मने कुछ नहीं हुआ, पर थारे लाडले भतीजे को जरूर कुछ हुआ है। देखो तो कैसे पलंग तोड़कर इल्जाम हमारी सिया बींदनी पर लगा रहे हैं। पृथ्वी की बात सुनकर रेवती ने एक नजर टूटे हुए पलंग की ओर देखकर फिर समर्थ की ओर देखा तो समर्थ ने धीरे से रेवती से कहा, ताईसा, ये सब ताऊसा की लाडली बींदनी की वजह से हुआ है। रेवती समर्थ की बात समझ गई, पर पृथ्वी अभी भी गुस्से में था, इसीलिए उसने उन दोनों को घूरते हुए रेवती से कहा, देखा इन दोनों ने क्या किया, अब तू ही इनको कुछ बोल, समझा इनको कि ये बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं, ये बच्चों वाली हरकतें करना बंद करते। पृथ्वी की बात सुनकर रेवती ने उसे समझाते हुए कहा, बच्चों वाली हरकतें ये कर रहे हैं या आप हुकुम सा? क्या समझाऊं मैं इनको? आज घर में शादी है, बारात निकलने का समय हो रहा है और आप है कि एक पलंग के लिए बच्चों को डांट रहे हैं। अरे इतना पुराना पलंग है, टूट गया तो टूट गया, जाने दीजिए। इसी बहाने इनके लिए उदयपुर से नया पलंग मंगवा लीजिए, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने देव और मीना के लिए मंगवाया था। उस पर उन दोनों का नाम लिखा हुआ है, वैसे ही नाम लिखवा दीजिएगा इन दोनों का भी। रेवती की बात सुनकर पृथ्वी ने समर्थ और वर्ष को वार्निंग देते हुए कहा, आज तो तुम दोनों अपनी ताईसा की वजह से बच गए। अगर फिर से ऐसी शरारत की और हमारी बींदनी पर इल्जाम लगाया तो तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। पृथ्वी की बात सुनकर समर्थ और वंश ने चैन की सांस ली। पृथ्वी ने माधव को ऑर्डर देते हुए कहा, माधव, तू आज ही उदयपुर जा और भट्टे से वैसा ही पलंग बनवा कर ला जैसा देव और मीना बींदनी के लिए बनवाया था। उसकी बात सुनकर माधव ने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही पृथ्वी ने दोनों लड़कों से कहा, अब यही खड़े रहोगे कि तुम दोनों? जाओ अपने भाई को तैयार करो, शिवम बेचारा अकेले ही उसे तैयार कर रहा है, जाकर उसका हाथ बटाओ। समर्थ और वंश हाँ में सिर हिलाकर कमरे से बाहर चले गए। उनके जाते ही रेवती ने सिया से कहा, बींदनी, तुम भी जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। सब सिया को छोड़कर वहाँ से चले गए। पुष्कर की बारात मंदिर जाने वाली थी, क्योंकि राठौड़ परिवार ने वहीं पर पुष्कर की शादी और मेहमानों के खान पान का सारा प्रबंध करवाया गया था। कुछ देर में बारात राठौड़ हवेली से निकलकर मंदिर पहुंच गई थी, पर अभी तक किसी का ध्यान रूही पर नहीं गया था, सिवाय सिया के। कुंती बारात का स्वागत कर रही थी। सबसे आगे पुष्कर था, इसलिए वो उसके स्वागत की सब रस्में पूरी कर रही थी। सिया बारात में आई औरतों के साथ थी। सिया ने नेत्रा से सवाल किया, नेत्रा, ये रूही कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। नेत्रा ने सिया को जवाब देते हुए कहा, भाभी साहब, मैंने उसे सुबह देखा था, शायद वो युग के साथ होगी। ऐसे मौकों पर दोनों की बहुत बनती है, दोनों यही कहीं मस्ती कर रहे होंगे। नेत्रा की बात सुनकर सिया कुछ बोलती उससे पहले ही समर्थ उसका हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले गया। बाकी औरतों की तरह नेत्रा का ध्यान भी इस वक्त पुष्कर पर था, इसलिए वो समर्थ की हरकत को नहीं देख पाई थी। दूसरी तरफ ले जाकर समर्थ सिया को डांटते हुए बोला, घड़ी चतुराई सूझ रही थी आज तो तने, सारा इल्जाम हमारे पे लगा दिया। सिया बच्चों जैसा मुंह बनाकर समर्थ की बात चुपचाप सुन रही थी। समर्थ ने उसका चेहरा देखकर आंखें छोटी करके कहा, अब ऐसी भोली सूरत बनाकर तुम्हारे गुस्से से बचने की कोशिश मत कर। अगर तुम्हारे गुस्से से बचना है तो तुम्हारे साथ रहना जब तक शादी नहीं हो जाती, समझी? सिया ने हाँ में सिर हिला दिया। अब समर्थ सिया को अपने साथ लेकर घूम रहा था। कुछ समय बाद शादी की रस्में शुरू हो गई। मंदिर के परिवार में मंडप लगा हुआ था। छवि और पुष्कर मंडप में बैठे शादी की विधि पूरी कर रहे थे। सिया और समर्थ एक तरफ खड़े विधि देख रहे थे। सबका ध्यान मंडप की तरफ था। तभी एक आदमी चुपके से सिया के बगल में आया। उसने धीमे स्वर में कहा,
राजकुमारी सिया, आपके लिए एक संदेश है। अपने लिए किसी अनजान शख्स के मुंह से राजकुमारी शब्द सुनकर सिया चौंक गई। उसने फट से उस आदमी की तरफ देखा तो उस आदमी ने सिया के सामने एक फोन बढ़ा दिया जिसमें केशु की तस्वीरें थी। केशु ऑब्जर्वेशन रूम में लेटा हुआ था। उसको देखकर सिया के चेहरे का रंग उड़ गया। सिया ने अपने दूसरे साइड खड़े समर्थ की ओर देखा जिसका ध्यान पुष्कर और छवि की शादी में था। उस आदमी ने सिया को धमकी देते हुए कहा, अगर आप अपने दोस्त को जिंदा देखना चाहती हो तो चुपचाप हमारे साथ चलिए। आप मंदिर के बाहर आ जाइए, हम लोग आपका वहीं इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर वो आदमी वहां से चला गया। सिया ने केशु की चिंता करते हुए मन में कहा, हे राम जी, मेरी वजह से केशु की जान खतरे में पड़ गई है। पता नहीं मेरे किस दुश्मन का काम है ये। मुझे अब उसे बचाने जाना होगा। सिया समर्थ से नजरें बचाकर जाने लगी तो उसका दुपट्टा समर्थ के जोधपुरी सूट के बटन में फंस गया। सिया ने पीछे मुड़कर देखा तो समर्थ का ध्यान दुपट्टे की तरफ नहीं गया था। सिया ने मन में कहा, मुझे माफ करना समर्थ जी, मैं आपको बताए बिना जा रही हूँ। इतना बोलकर सिया ने समर्थ से नजरें बचाकर अपना दुपट्टा बटन से निकाला और वहाँ से चली गई। उसको जाते हुए शिवम ने देख लिया और उसने झट से सिया का रास्ता रोकते हुए सवाल किया, भाभी सा, कहाँ जा रही हैं आप ऐसे चोरी छुपे? शिवम को देखकर सिया एक पल के लिए डर गई। उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, अब वो मैं वॉशरूम जा रही हूँ भाई सा। शिवम ने मुंह बनाते हुए कहा, आपको तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता है भाभी सा। वॉशरूम इधर नहीं दूसरी तरफ है। आप कहाँ जा रही हैं? बताइए मुझे, वरना मैं भाई सा को बुला लाऊंगा। ये दूसरी बार है जब आप छुप कर कहीं जा रही हैं। कुछ दिन पहले आप ऐसे ही चोरी छुपे आधी रात को अपने दोस्त के साथ हवेली से बाहर गई थी। आज फिर से आप ऐसा कर रही हैं। चल क्या रहा है भाभी सा? आप कुछ छुपा रही हैं? क्या बात है? आप किसी मुसीबत में तो नहीं फंसी हो? सिया को समझ आ गया था कि शिवम को सच बताकर ही अब वो केशु को बचाने जा सकती है। इसलिए उसने एक गहरी सांस लेकर शिवम से कहा, शिवम भाई सा, मुसीबत में मैं नहीं, मेरा दोस्त केशु फंसा है। उस रात मैं केशु के साथ अपने दूसरे दोस्त को छुड़ाने के लिए गई थी। उसको सिया ने शिवम को सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर शिवम के चेहरे पर चिंता के भाव दिखने लगे। उसने चिंता करते हुए कहा, भाभी सा, इतना कुछ हो रहा है आपके साथ और आपने किसी को बताया भी नहीं। शिवम की बात का जवाब देते हुए सिया ने कहा, कैसे बताती भाई सा? बता देती तो मेरा सच बाहर आ जाता। मेरा सच बाहर ना आए इसलिए मैं चोरी छुपे जा रही थी। सिया की बात सुनकर शिवम ने कहा, भाभी सा, आप अकेली क्यों जा रही थी? मुझे बता देती, मैं चलता आपके साथ। अभी भी देर नहीं हुई, चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ। सिया ने मना करते हुए कहा, नहीं भाई सा, आप मेरे साथ कहीं नहीं जाएंगे। मेरी वजह से पहले ही केशु की जान खतरे में है। अब मैं आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। मुझे आदत है ऐसी मुसीबत से निपटने की। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस मुसीबत से भी निपट लूंगी। आप बस यहाँ सबको संभाल लेना, स्पेशली समर्थ जी को। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ नहीं हूँ। पर भाभी सा, शिवम सामने से कुछ बोलने को हुआ तो सिया ने कहा, कोई परवाह नहीं भाई सा, आपकी जरूरत यहाँ पर ज्यादा है, वहां मैं संभाल लूंगी। सिया जाने लगी तो शिवम ने सिया का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, भाभी सा, मुझे वादा कीजिए, आप सब कुछ ठीक करके सही सलामत वापस आएंगी। सिया ने शिवम को विश्वास दिलाते हुए कहा, मैं वापस आऊंगी, ये मेरा वादा है आपसे। बस आप सबका ध्यान रखना। सिया ने इतना ही कहा और वो वहां से चली गई। उसको जाते हुए देखकर शिवम ने मन में कहा, भाभी सा, आपने वादा भी कर दिया है, लेकिन फिर भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि आप वापस आएंगी। क्यों लग रहा है मुझे कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है। शिवम ने अपने परिवार के सदस्यों की तरफ देखा जो शादी एंजॉय कर रहे थे। अब तक शादी हो चुकी थी। पुष्कर और छवि अपने बड़ों का आशीर्वाद ले रहे थे। सब खुश थे। उन्हें देखते हुए शिवम ने मन में कहा, भाभी सा, जल्दी वापस आइएगा। बहुत मुश्किल से इस परिवार में खुशियां लौटी हैं। आप वापस नहीं आई तो ये परिवार फिर गम के अंधेरे में डूब जाएगा। क्या सिया केशु और रूही को बचाकर वापस आएगी? क्या होगा जब समर्थ को इस बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
पुष्कर की बारात लेकर पूरा राठौड़ परिवार मंदिर पहुंच गया था। पुष्कर की शादी की रस्में चल रही थी कि तभी एक आदमी सिया के पास आया और उसे केशु की घायल हालत की कुछ तस्वीरें दिखाई और अपने साथ चलने के लिए कहा। सिया चोरी छुपे उनके साथ जा रही थी कि तभी उसे शिवम ने देख लिया। शिवम ने सिया को रोक लिया, फिर सिया ने उसे सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर शिवम सिया के साथ जाने की जिद करने लगा, पर सिया ने उसे अपने साथ चलने से मना कर दिया क्योंकि सिया नहीं चाहती थी उसकी वजह से केशु की तरह शिवम की जान भी खतरे में आए। लेकिन शिवम ने सिया से वादा लिया कि वो सही सलामत वापस आए। सिया ने शिवम से वादा किया और वहाँ से चली गई। शिवम को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर उसने इस बात का एहसास किसी को नहीं होने दिया। दूसरी ओर सिया मंदिर से बाहर आई तो वो आदमी एक गाड़ी के पास खड़ा था। उसने गाड़ी की बैक सीट का डोर खोलकर सिया से कहा, बैठिए राजकुमारी सिया। सिया ने उसे देखते हुए पूछा, तुम्हें मेरे किस दुश्मन ने भेजा है, क्या मैं जान सकती हूँ? उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपके अनेक दुश्मन हैं। मुझे आपके किस दुश्मन ने भेजा है, चलिए और खुद पता कर लीजिए। सिया गाड़ी में बैठ गई तो उस आदमी ने गाड़ी स्टार्ट की और उसको लेकर मंदिर से निकल गया। कुछ देर बाद गाड़ी राणावत के घर के सामने रुकी। सिया अनजान जगह को देखकर कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, पर उसे इतना समझ आ गया था कि ये घर नागौर में था, मतलब उसका कोई दुश्मन नागौर में भी है। सिया गाड़ी से उतरी और घर को देखकर मन में बोली, नागौर में ऐसा कौन है जिसे मेरा सच पता है और वो मेरा दुश्मन है? हे राम जी, अब किस नई मुसीबत से सामना करवाने वाले हैं आप? जो भी है, उसने अच्छा नहीं किया मेरे दोस्त के साथ ऐसा करके। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। राणावत के घर की बैठक में कुछ नाचने वाली मुजरा कर रही थी। उनमें से एक लड़की तो बहुत ही खूबसूरत और उम्र में 21 या 22 साल की थी। तेज प्रताप और राणावत दोनों उनके सामने सोफे पर बैठे उनका मुजरा देखते हुए ड्रिंक कर रहे थे। उस नाचने वाली को राणावत लस्ट भरी नजरों से देख रहा था। तेज प्रताप ने जब ये बात नोटिस की तो उसने राणावत से सवाल किया, क्या बात है राणावत, तुम्हारी नजर इस नाचने वाली पर कुछ ज्यादा ही जमी है? राणावत ने उसे जवाब देते हुए कहा, ये कोई आम नाचने वाली नहीं है, ये तो मेरी जान है, ये मेरी शालू है। इस पर नजर भी मत डालिएगा, ये मेरे लिए बहुत ही खास है। तेज प्रताप ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, कुंवर तेज प्रताप सिंह ऐसी चीजों का शौक नहीं रखता। मुझे तो राजकुमारी सिया जैसी खूबसूरत लड़की पसंद है। इस नाचने वाली की खूबसूरती तो सिया के सामने कुछ भी नहीं है, पर उनको इस बात का बहुत घमंड है और मुझे उन्हें एक बार अपने सामने झुकाकर उनका यही घमंड तोड़ना है। सिया ने बाहर से गाने बजाने की आवाज सुन ली थी। राणावत के घर के बाहर काफी पहरा था। सिया गुस्से में अंदर गई और उसने आते ही पहरा दे रहे आदमियों को पीटना शुरू कर दिया। उसकी वजह से वहां तोड़फोड़ मच गई थी। ये सब देखकर एक आदमी भागकर राणावत और तेज प्रताप के पास आया और बोला, मालिक वो आ गई, उसने आते ही हमारे आदमियों को मारना शुरू कर दिया। सिया ने गुस्से में एक आदमी को पीटते हुए पूछा, बताओ कहाँ है मेरा दोस्त? सिया उसे पीट रही थी कि तभी उसके कानों में तेज प्रताप की आवाज पड़ी, वाह राजकुमारी सिया, बहुत बढ़िया एंट्री मारी है आपने। ये आवाज सुनकर सिया झट से उस ओर पलटी तो उसके सामने राणावत और तेज प्रताप खड़े थे। राणावत ने आज पहली बार सिया को देखा था। उसने सिया को देखकर तेज प्रताप से कहा, सच कहा था आपने ठाकुर समर्थ की लुगाई के बारे में। इसकी खूबसूरती के सामने तो उस नाचने वाली शालू की खूबसूरती कुछ भी नहीं है। सच में समर्थ की लुगाई तो घड़ी खूबसूरत है। राणावत की बात का जवाब देते हुए तेज प्रताप ने कहा, राणावत मैं कभी झूठ नहीं बोलता, पता है झूठ बोलने का नतीजा कितना बुरा होता है? नहीं पता तो पूछो राजकुमारी सिया से। ये अपने पति और उसके परिवार से पिछले 1 महीने से झूठ बोल रही है कि ये अनाथ है और एक आम लड़की है। तेज प्रताप के मुंह से राणावत का नाम सुनकर सिया को पता चल गया था कि तेज प्रताप उस तक इस राणावत के जरिए पहुंच पाया है। उसने मुंह बनाते हुए कहा, ओह तो तुम हो राणावत, जिसके आदमियों को मुझसे पिटने का शौक है। लगता है कि अपने आदमियों के बाद अब तुम भी मुझसे पिटना चाहते हो।
और आप कुंवर तेज प्रताप, लगता है कि एक थप्पड़ आपके लिए कम पड़ गया, इसलिए मुझसे और मार खाने के इरादे से आपने इस घटिया आदमी के साथ मिलकर मुझे यहाँ बुलाया है। बहुत बड़ी गलती कर दी आपने ऐसा करके। लगता है कि आपको एहसास नहीं है कि मेरी पावर कितनी है। इतना बोलकर सिया अपने फोन में किसी का फोन नंबर डायल करने लगी, पर तेज प्रताप ने उससे उसका फोन छीन लिया और मुस्कुराते हुए बोला, पहले ही आप बहुत बड़ी गलती कर चुकी हैं। अब आपकी छोटी सी गलती आपके अपनों के साथ क्या और कितना बुरा कर सकती है, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। तेज प्रताप की बात सुनकर सिया ने उसको उंगली दिखाते हुए कहा, केशु को कुछ भी हुआ तो तुम सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसोगे। वो पुलिस वाला है, उसको तो खुद पुलिस ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगी और फिर तुम दोनों जेल के अंदर जाओगे। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिया की बात का जवाब देते हुए तेज प्रताप ने कहा, हाँ वो पुलिस वाला है, उसको कुछ भी किया तो हमें जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, पर हम किसी और को तो आपकी गलती की सजा दे सकते हैं ना। और वो शख्स तो कुछ भी करने की हालत में भी नहीं है। देखना चाहेंगी आप राजकुमारी सिया? तेज प्रताप की बात सुनकर सिया उसे सवालिया नजरों से देखने लगी तो राणावत ने उसे देखते हुए कहा, क्या सुबह से माधव की छोरी को देखा है आपने? नहीं देखा तो आइए देख लीजिए। राणावत की बात सुनकर सिया के चेहरे पर डर के भाव आ गए थे। राणावत और तेज प्रताप सिया को उस कमरे की ओर लेकर गए जहां पर रूही को बेहोश करके रखा गया था। सिया ने रूही को उस कमरे की खिड़की से देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने गुस्से में पूछा, क्या किया है तुम लोगों ने इसके साथ? सिया रूही को पुकारने लगी, रूही रूही। सिया को जवाब देते हुए तेज प्रताप ने कहा, अभी तक हमने इसके साथ कुछ नहीं किया, पर कर सकते हैं। राणावत ने तेज प्रताप की बात पूरी करते हुए कहा, कच्ची कली है माधव की छोरी, इस कली को फूल बनाने के लिए मेरे आदमी कब से तड़प रहे हैं। जब से इसे उठाकर यहाँ लाए हैं वो सभी इसे पाने के लिए बेचैन हैं। राणावत की बात सुनकर सिया ने उसका कॉलर पकड़कर गुस्से में कहा, अगर तुमने रूही को कुछ भी किया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम मरते दम तक नहीं भूलोगे। राणावत का कॉलर सिया के हाथ से छुड़वाते हुए तेज प्रताप ने कहा, अरे राजकुमारी, आप इतना गुस्सा क्यों करती हैं? गुस्सा करके क्यों अपने साथ साथ अपने करीबियों को भी मुसीबत में फंसा लेती हैं आप बस हमारे सामने झुककर हमारी बात मान लीजिए। हम लोग आपकी प्यारी सहेली को कुछ नहीं करेंगे और आपके दोस्त को भी छोड़ देंगे। उसकी बात सुनकर सिया सोच विचार करने लगी। तेज प्रताप ने सिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं एक बार फेंकी गई चीज को फिर से हाथ भी नहीं लगाता, पर जो चीज मेरी नहीं हो सकती मैं उसे किसी और की भी नहीं होने देता। आपने मुझे थप्पड़ मारा था ना, आज आपको उस थप्पड़ की कीमत इस मंगलसूत्र को उतार कर चुकानी होगी। तेज प्रताप की बात सुनकर सिया की आंखें बड़ी हो गई। राणावत ने तेज प्रताप की बात पूरी करते हुए कहा, इस मंगलसूत्र को उतारकर चुपचाप यहाँ से चली जाओ। उस ठाकुर समर्थ को छोड़कर दूर चली जाओ। अगर तुमने ठाकुर समर्थ को नहीं छोड़ा तो तुम्हारे दोस्त केशव के साथ साथ माधव की छोरी को भी ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। उन दोनों की बात सुनकर सिया की आंखें नम हो गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो सोच विचार कर रही थी। तेज प्रताप ने सिया को सोच में डूबा देखकर कहा, ज्यादा मत सोचिए, जल्दी फैसला लीजिए। सुबह होने वाली है, रात में निकलेंगी तो आपको कोई पकड़ भी नहीं पाएगा, और सुबह होते ही हमें यहाँ खबर भी तो फैलानी है कि ठाकुर समर्थ की पत्नी अपने दोस्त के साथ भाग गई। पूरे राठौड़ परिवार के साथ साथ नागौर का बच्चा आप पर थूकेगा। आपकी बहुत बेइज्जती होगी और उसी बेइज्जती से मेरा बदला पूरा होगा। राणावत ने कहा, राठौड़ परिवार को बर्बाद करने के लिए मैं इतने सालों से लगा हुआ हूँ
और इसने 1 महीने में उस परिवार को इतना मजबूत कर दिया कि मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर गया। ये यहाँ नहीं होगी तो मेरा मकसद पूरा होगा। सिया ने अपने आंसू साफ किए और कहा, मैं यहाँ से चली भी जाऊंगी तो भी समर्थ जी मुझे गलत नहीं समझेंगे। वो मुझे ढूंढ कर वापस ले आएंगे और अगर मैं वापस आई तो मेरा वादा है खुद से, मैं तुम दोनों को ऐसी सजा दूंगी कि तुम दोनों माफी भी नहीं मांग पाओगे। इतना बोलकर सिया ने अपना मंगलसूत्र निकाल कर टेबल पर रख दिया। तेज प्रताप और राणावत उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। राणावत के आदमी रूही को ले गए और सिया केशु को एक एम्बुलेंस में वहां से लेकर निकल गई। सिया ने नागौर की सीमा पार करते हुए मन में कहा, सॉरी समर्थ जी, मैं आपका साथ नहीं निभा सकती, हमारा साथ यही तक था। सिया के जाते ही तेज प्रताप ने कहा, राणावत, राजकुमारी सिया जितने कॉन्फिडेंस में बोलकर गई है, अगर सच में उसको ठाकुर समर्थ ने ढूंढ लिया तो? तेज प्रताप की बात काटते हुए राणावत ने कहा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ, ठाकुर समर्थ खुद जिंदा बचेगा तो इसे वापस लाएगा ना। दूसरी ओर मंदिर के बाहर समर्थ शिवम को सामने खड़ी गाड़ी की ओर इशारा करते हुए समझा रहा था। समर्थ ने कहा, शिवम, हमारी बात मान, तू ताउसा के साथ घर जा। उस गाड़ी में पृथ्वी बैक सीट पर रेवती के साथ बैठा हुआ था। हेमंत ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। शिवम ने कहा, पर भाई साहब, आप अकेले हैं, यहाँ से सारे घरवाले और बाराती जा चुके हैं। सत्या भाईसा और वंश भी पुष्कर भाईसा के साथ चले गए हैं। समर्थ ने स्माइल करते हुए कहा, शिवम, अपनी भाभी सा ने भूल गया के? वो अभी तक मंदिर में ही है, वो मने मिल नहीं रही है। मैं बचे हुए मेहमानों को विदा करके चतुरी के साथ आता हूँ, तू जा। शिवम ने मन में कहा, अब भाईसा को कैसे बताऊं कि भाभी सा कहाँ है? समर्थ ने शिवम से कहा, जा शिवम, ताऊसा इंतजार कर रहे हैं। शिवम गाड़ी में पृथ्वी और रेवती के साथ बैठ गया। उनकी गाड़ी के पास जाकर समर्थ ने खिड़की से सबको देखते हुए कहा, आप सब ध्यान से जाना। पृथ्वी ने कहा, तू भी ध्यान रखना अपना। रेवती झट से बोली, और बींदनी का भी ध्यान रखना छोरा, हमारे जाने के बाद लड़ना मत, प्यार से बात करना, समझा? समर्थ ने हाँ में सिर हिलाया तो उन दोनों ने समर्थ के गालों को प्यार से सहलाया। समर्थ ने शिवम से कहा, ताउसा और ताइसा का ध्यान रखना। समर्थ की बात सुनकर शिवम ने हाँ में सिर हिला दिया और समर्थ गाड़ी से पीछे हट गया। वो गाड़ी वहां से राठौड़ हवेली के लिए निकल गई। समर्थ मंदिर के अंदर चला गया। समर्थ सिया को ढूंढ रहा था। समर्थ ने मन में खुद से कहा, ये चतुरी कटे गई, कब से ढूंढ रहा हूँ। समर्थ वहां मौजूद लोगों से सिया के बारे में पूछ रहा था। क्या यही तक था सिया और समर्थ का साथ? क्या सिया को ढूंढ पाएगा समर्थ? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।